नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है सबसे दमदार बुलेटिन, दमदार 10 का। आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर चल रही सुनवाई आज से शुरू हो रही है। कल हुई पूरी सुनवाई के बाद जो चर्चा हुई, उसके बाद आज ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश जारी कर सकती है। इधर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। बिहार चुनाव को लेकर सभी टीमें पिच पर उतर चुकी हैं, लेकिन ना कैप्टन डिसाइड हुआ है और ना ही रणनीति। आपको बताएंगे आज होने वाली महागठबंधन की मीटिंग में क्या तय हो पाएगी चुनावी दिशा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अलीगढ़ दौरा कितना खास, नालंदा के फिरफिरे आशिक ने कैसे डबल मर्डर को दिया अंजाम, ताबड़तोड़ गोलियों से क्यों गूंजा बिहार का नवादा। सभी खबरों पर नजर, लेकिन शुरुआत होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने के लिए पहुंची है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने बीजेपी पर अटैक किया। संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया तो उन्हें धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी। वहीं मनीष सिसोदिया ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी के डर से निकली हुई साजिश है। सिसोदिया के इस पोस्ट को दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी शेयर किया है। मोदी जी का और बीजेपी का राजनीति का गंदा खेल फिर से एक बार शुरू हो गया है। पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तमाम कोशिशें करके देख ली। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से लेके पूरी पार्टी को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया, तमाम तरीके की यातनाएं दी। और यही कारण है कि आज दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा मारा गया है। दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए बीजेपी ने, मोदी जी ने सीबीआई भेज दी है। ये जो आपने एक अपना हथियार बना लिया है सीबीआई को, ईडी को, कभी किसी नेता को धमकाने के लिए, कभी किसी नेता को डराने के लिए। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई भेजने के पीछे की वजह क्या है? दुर्गेश पाठक को अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी ने वहां का सह प्रभारी बनाया। वहां उन्होंने कुछ काम शुरू किया, मीटिंगें शुरू की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के शुरू की, गांव-गांव में पार्टी कैसे मजबूत होगी इस बात की योजना बनाई। पिछली बार हमें 14% वोट मिला था, 5 विधायक हमारे जीत के आए थे। क्या इस देश की जनता इस बात को नहीं समझती कि आम आदमी पार्टी। इस वक्त अभय पराशर मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो रेड हुई है, किन कारणों की वजह से रेड हुई है और अभी तक इस रेड में क्या मिला है? देखिए मीनाक्षी, आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास से ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चल रहा है। सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि एफसीआरए में उल्लंघन, यानी कि विदेशी फंडिंग में जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें गड़बड़ी की गई है। अब ये विदेशी फंडिंग क्या इंडिविजुअल है या फिर ये विदेशी फंडिंग पार्टी को लेकर है? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वहां पर सीबीआई को भेज दिया है, आतिशी ने भी ट्वीट किया है, इस पूरे मामले के अंदर डिटेल्स आने में अभी वक्त लगेगा। जब ये सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो एफआईआर की कॉपी जो है वो सामने आएगी। लेकिन एक नया मामला दर्ज किया है जिसमें विदेशी फंडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है सीबीआई ने, और दुर्गेश पाठक को मुख्य आरोपी बनाया है कि जो विदेशी फंडिंग आ रही थी इंडिविजुअली या पार्टी के लिए, उसमें गड़बड़ी पाई गई है। और क्या उसमें, क्योंकि मुख्य आरोपी दुर्गेश पाठक को बनाया गया है, क्या दुर्गेश पाठक की जिम्मेदारी थी विदेश से जो पैसा आ रहा है उसको पूरी तरीके से उसका खांचा तैयार करना? वो विदेशी पैसा किस चीज के लिए आ रहा था? क्या पर्सनल किसी काम के लिए आ रहा था या फिर पार्टी के लिए आ रहा था? ये तमाम चीजें जो है इसकी डिटेल्स आना अभी बाकी है। लेकिन आज सुबह से सर्च चल रही है और सूत्रों का कहना है कि अभी सर्च ऑपरेशन ये पूरा चलेगा। दुर्गेश पाठक का बयान दर्ज करेगी सीबीआई और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात होगी रॉबर्ट वाड्रा की, जिन पर जमीन डील मामले में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम की शिकोपुर जमीन डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी।
कल ईडी ने वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खास बात यह है कि कल सुबह जब वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। प्रियंका पूरे दिन ईडी हेडक्वार्टर प्रवर्तन भवन के विजिटर रूम में ही मौजूद रही। ईडी शिकोपुर जमीन डील में वाड्रा से पूछताछ कर रही है। यह मामला 2018 का है। वाड्रा का आरोप है कि उन्होंने किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाया, फिर 7 गुनी कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेच दिया, जिससे उन्होंने 700 करोड़ का मुनाफा कमाया। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। तीनों दिन वाड्रा ने पेशी से पहले मीडिया से बात की और ईडी पर परेशान करने का आरोप लगाया। आज फिर वाड्रा ने ईडी पर यही आरोप लगाया। वाड्रा ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं और पूछताछ से और मजबूत होकर उभरेंगे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। सर, आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीजों से कोई मतलब नहीं बनता है। इन चीजों से और हम मजबूत बनते हैं। बड़ी खबर आपको दे दी। वाड्रा के खिलाफ जो मुश्किलें हैं वो अब और ज्यादा यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मामला अब केवल पूछताछ तक सीमित नहीं है। ईडी इस मामले में चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि ईडी जमीन डील से जुड़े हुए 3 मामलों में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर का है, जिसमें उनसे अभी पूछताछ चल रही है। दूसरा मामला लंदन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है, जो 2016 से लंदन में रह रहा है। भंडारी पर लंदन में 2009 में 12 ब्रैंडस्टोन स्क्वायर हाउस खरीदने का आरोप लगा है। ईडी का आरोप यह है कि वाड्रा ने इस बंगले के रेनोवेशन के पैसे दिए। तीसरा मामला बीकानेर जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसमें वाड्रा के अलावा उनकी मां से भी पूछताछ हो चुकी है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं। तो मामला केवल एक जमीन का नहीं है, मामला लंदन स्थित उस घर के रेनोवेशन से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में अभी तक क्या काम किया है जांच एजेंसियों ने? देखिए मीनाक्षी, लगातार ईडी जो है इन सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा से ले रही है, क्योंकि जो भी मामला दर्ज किया है ईडी ने, क्योंकि ईसीआईआर यानी कि एफआईआर 2018 के अंदर दर्ज की थी और गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले में ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की थी। क्योंकि अब लगातार आज तीसरा दिन है जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। 11 बजे वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और आज तीसरे दिन लगातार जो है वो उनसे पूछताछ शुरू करेगी ईडी। लगातार ईडी इसी सवालों के जवाब ले रही है। जो गुरुग्राम के अंदर लैंड डील हुई, उसमें किस तरीके से पैसा डीएलएफ को दिया गया, सस्ते रेट पर जमीन ली गई और उसके बाद उसे लैंड यूज चेंज कर डीएलएफ को बेच दिया गया। और इसमें जो आरोप है वो हुड्डा सरकार के ऊपर भी है। जो रेनोवेशन की बात आपने करी, भंडारी जो कि एक शख्स है, उसने एक जमीन है, एक फ्लैट है वहां पर लंदन के अंदर, जिसको उसने रेनोवेट कराया था। तमाम आरोप जो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर है और निश्चित रूप से जिस मामले की जो जांच जो है वो ईडी कर रही है, चार्जशीट इस पूरे मामले के अंदर दाखिल की जाएगी और हो सकता है कि बिना गिरफ्तारी की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल हो। जी मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया अतुल आपका पूरी जानकारी के लिए। अब खबर बिहार से, जहां महागठबंधन की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोपहर 1 बजे आरजेडी दफ्तर में आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव शामिल होंगे।
कांग्रेस की तरफ से पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार मौजूद रहेंगे। तेजस्वी ने 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। तब कांग्रेस ने तेजस्वी के सीएम चेहरे पर कोई मुहर नहीं लगाई थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की इस बैठक में तेजस्वी के नाम पर सहमति बन सकती है। बैठक में वीआईपी के मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे पटना में आरजेडी दफ्तर में यह बैठक इसका टाइम तय कर लिया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी बात होगी आज की इस बैठक में। अब कप्तान कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा किसका होगा जिसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, ये फाइनल हो सकता है। बिहार को लेकर महागठबंधन में 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार बैठक हो रही है। इस दौरान सीएम चेहरे के अलावा सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। बैठक में चुनावी रणनीति तैयार होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी फैसला हो सकता है। हमारे महागठबंधन के लोग हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब मुकेश सहनी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इशारा किया है कि मुकेश सहनी एनडीए में आने के लिए तैयार है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के कुछ नेता एनडीए में आना चाहते हैं और इस पर विचार किया जाएगा। अभी मुकेश सहनी ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे उनके अगले कदम पर सवाल उठ रहे हैं। वो टिकट बंटवारे में 60 सीट और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद मांग चुके हैं। सुनिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने उनके बारे में क्या कहा। और महागठबंधन में कौरव है, जितना जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनडीए में अगर कोई महागठबंधन से आना चाहे, जिसकी कभी कभी संभावना भी दिख रही है, कुछ लोग सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, तो ऐसे परिस्थिति में हम विचार करेंगे। बिहार में महागठबंधन में बैठक हो रही है, लेकिन मुख्य मुद्दे हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर मुहर नहीं लगाई है, ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति बनी है। कांग्रेस कम से कम 70 सीटें मांग रही है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के नए चेहरों से भी आरजेडी बहुत सहज नहीं है। महागठबंधन में चल रही इसी रस्साकशी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुटकी ली है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत हुई, ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। अब कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है, सारी जानकारी हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा के पास है। पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ गए नीतीश। मुकेश सहनी कहां जा रहे हैं? आज तो वो मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, चर्चा ये है, लेकिन इधर एनडीए की ओर से नेता जो बयान दे रहे हैं उससे तो ये लगता है कि महागठबंधन में थोड़ी रस्साकशी तो दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात के संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि
एक दल की तरफ से कोशिशें की जा रही है, वो सम्मान चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जरूर कुछ चल रहा होगा, तभी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें रखी। हालांकि मुकेश सहनी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो महागठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, जरूर मुकेश सहनी ऐसा कह रहे हूँ। अभी कुछ महीने का वक्त है चुनाव में, जब सीटों को लेकर बात बनेगी तब इस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी पाला बदल भी सकते हैं। फिलहाल अभी जरूर वो महागठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से भी देखिए जिस तरह से लगातार दबाव दिया जाता रहा है, भले ही ये दबाव की एक रणनीति हो, चूंकि 70 सीटें पिछली बार मिली थी, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहतर नहीं रहा था और इस आधार पर उनको कम सीटें दी जाएंगी, ये लगभग सब मान के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अभी से ही दबाव बनाना चाहती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से चीजें साफ नहीं की गई हैं। आज संभव है कि मीटिंग में इस बात पर मुहर लग सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीतीश। पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी हो सकता है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे लंबी बहस चली। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर्स, वक्फ प्रॉपर्टी की जांच के अधिकार डीएम को दिए जाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए, जिसे लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कई तीखे सवाल किए, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि आज कोर्ट जिन मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है उनमें वक्फ बाय यूजर में किए गए संशोधन, वक्फ प्रॉपर्टी के डी नोटिफिकेशन, वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान और वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया जाना शामिल है। हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जिस रुख के ऊपर चल रहा है, इन हालात के अंदर जब नफरत की आग जल रही है और जलाई जा रही है, सही रुख के ऊपर चलकर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड लिया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ बहुत बड़ा कीमती मौक़िफ़ है और हम इस लोगों को चैन और सुकून का सांस लेने देगी। हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से नए कानून में वक्फ बाय यूजर्स को खत्म करने के प्रावधान को चैलेंज किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि 300 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फिर उन मस्जिदों की डीड कहां से लाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वो वक्फ की ही रहेंगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि वक्फ